वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करना है न्यू चैप्टर, नए सेक्शंस की हमको बात करना है। और जो सेक्शंस स्टार्ट होंगे हमारे सेक्शन 123 टू सेक्शन 127। इसका मतलब ये है कंपनीज एक्ट में आज हम बात करने वाले हैं नया चैप्टर है, चैप्टर 7 है कंपनीज एक्ट 2013 का। चैप्टर 7 है कंपनीज एक्ट 2013 का। और जो चैप्टर बात करता है डिविडेंड की, मतलब अगर मेरी कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो क्या प्रोविजंस है। दो तरह का डिविडेंड होता है, एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड, एक होता है आपका इंटरिम डिविडेंड। दोनों के क्या प्रोविजंस हैं जो डिस्कस किए गए हैं सेक्शन 123 में। हम डिविडेंड स्टार्ट करें उसके पहले हम ये देखते हैं भाई कि ओवरऑल जो सेक्शन 123 से लेकर 127 तक है वो सेक्शन का कंटेंट क्या है, राइट। चले, तो पहला सेक्शन है हमारा डिविडेंड का जो बात करता है सेक्शन 123, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी को डिविडेंड डिक्लेयर करना है, किस तरीके से डिक्लेयर करेगी वो बताया है 123 में। प्रॉफिट है तो क्या तरीका है, प्रॉफिट नहीं है या कम प्रॉफिट है तो क्या तरीका है डिविडेंड डिक्लेयर करने का, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बताया है 123 में। डिक्लेयर करने के बाद कंपनी को पे करना पड़ता है। अगर डिविडेंड पे नहीं कर पाया, डिविडेंड पे करने में डिले हुआ, तो सेक्शन 124 बात करता है कि भाई जो भी आपका डिविडेंड आप नहीं दे पाए हैं उसको अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, जिसको हम प्रेम के साथ बोलेंगे सब यूडीए। निश्चित वक्त में आपको वो डिविडेंड यूडीए में ट्रांसफर करना पड़ता है और यूडीए में भी निश्चित वक्त तक ही डिविडेंड रहता है। उसके बाद वो डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब आईईपीएफ में ट्रांसफर हो जाता है, राइट। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अकाउंट में आपका डिविडेंड चला जाता है। तो सेक्शन 123 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सेक्शन 124 बात करता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट की, यूडीए कॉन्सेप्ट की, एंड सेक्शन 125 बात करता है आईईपीएफ की, राइट। सेक्शन 126 एंड सेक्शन 127 दोनों अलग सेक्शन हैं। सेक्शन 126 क्या बोलता है, अगर फॉर एग्जांपल ट्रांसफरर ने अपने शेयर, मिस्टर शर्मा जी ने अपने शेयर वर्मा जी को ट्रांसफर कर दिए हैं, अब लेकिन वर्मा जी के नाम पर वो शेयर रजिस्टर्ड नहीं हुए, वर्मा जी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा गया, इस दरमियान कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, कंपनी ने कोई राइट शेयर्स का अनाउंसमेंट कर दिया, कंपनी ने कोई बोनस शेयर्स दिया सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग, तो लॉ ने बोला ये राइट शेयर, बोनस शेयर, डिविडेंड लेने का हक किसका, शर्मा जी का या वर्मा जी का। तो ये बताया है आपको सेक्शन 126 में। सेक्शन 126 में इसका डिस्कशन है कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है, पढ़े हेडिंग राइट टू डिविडेंड, राइट शेयर्स, बोनस शेयर टू बी हेल्ड इन एबियंस, मतलब वो आपको सुरक्षित रखने हैं पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अभी ये रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, ये पेंडिंग है। तो लॉ ने बोला वो राइट डिविडेंड पर किसका अधिकार है, बोनस शेयर्स पर किसका अधिकार है, राइट शेयर्स पर किसका अधिकार है, ये बताया है सेक्शन 126 में। और अगर कोई समस्या हुई, मतलब अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड में कोई डिफॉल्ट हुई कंपनी के पार्ट पर, तो भाई कंपनी के डायरेक्टर पे कितना फाइन है, कितना इम्प्रिजनमेंट है, कंपनी पे क्या प्रोविजन है, क्या ब्याज देना पड़ेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, किन किन केसेस में डिफॉल्ट नहीं है, 5 केसेस ये है। तो ये ओवरऑल सेक्शन 127 है जो बात करता है पनिशमेंट की, राइट। तो कुल मिलाकर सब हमारे पास में 5 सेक्शन है और एक सेक्रेटरी स्टैंडर्ड बात करता है, SS3 बात करता है डिविडेंड के रिस्पेक्ट में। बट 5 सेक्शन के साथ में हमको डेफिनेशंस के भी 2 सेक्शन याद रखने हैं। हम सबसे पहले अपना डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं चार्ट से, बहुत ध्यान से। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन जो चैप्टर 7 में है वो हम 2 तरह की डेफिनेशन का यूज करेंगे।
एक है डेफिनेशन डिविडेंड की, एक डेफिनेशन किसकी है यार, डिविडेंड की, राइट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 35 आपको डिविडेंड कहाँ डिफाइन करा गया है ये चीज आपको याद रखनी है। तो सेक्शन 2 में हमेशा क्या होती है, डिविडेंड, राइट। और सबसेक्शन कौन सा है यार, सॉरी क्लॉज कौन सा है आपका, क्लॉज है आपका 35 जो बात करता है डिविडेंड की। तो इन्होंने बोला डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो, डिविडेंड में क्या शामिल है, इंटरिम डिविडेंड भी शामिल है। अब भैया ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड वो डिविडेंड होता है जो 2 एजीएम के बीच में कंपनी डिक्लेयर करती है, या ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया है, उस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं यार, इंटरिम डिविडेंड। आगे, the interim dividend may be declared by the board of directors at any time during the period from the closure of financial year till the holding of the AGM, बराबर है। तो सब ये जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है उस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। तो कुल मिलाकर डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। इन्होंने बोला सेक्शन 2 क्लॉज 35 में डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरिम डिविडेंड, डेफिनेशन फुल स्टॉप, डेफिनेशन खत्म। ये हमने आगे डिफाइन किया है भाई इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। तो इंटरिम डिविडेंड सबसे पहली बात तो डिक्लेयर कौन करता है, बोर्ड। याद रखना इंटरिम डिविडेंड रिकमेंड भी बोर्ड करता है, कितना देना है, कितना परसेंट देना है ये भी बोर्ड बताएगा, एंड उसको डिक्लेयर भी करेगा, तभी बात बनेगी। एट एनी टाइम, जब से आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, राइट, इन बिटवीन आपका तब से लेकर एजीएम की डेट तक या 2 एजीएम की डेट तक या बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर जो डिविडेंड दिया जाता है, द डिविडेंड वी कैन कॉल एज अ इंटरिम डिविडेंड। चले आगे, फ्री रिजर्व की बात करता है सेक्शन 2 क्लॉज 43 में, फ्री रिजर्व का कॉन्सेप्ट है। चले सेक्शन 2 क्लॉज 43 में फ्री रिजर्व है। अब भाई फ्री रिजर्व नाम से ही लग रहा है, अच्छा रिजर्व मतलब सब एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, वी कैन कॉल इन अ सिंपल टर्म एज अ फ्री रिजर्व, राइट। अब फ्री मतलब ऐसा फ्री रिजर्व जो अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, उस रिजर्व को हम क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व। मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जो रिजर्व फ्री पड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे यार, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व मींस सच रिजर्व विच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, जो ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज अ डिविडेंड, उस रिजर्व को हम क्या बोलेंगे यार, फ्री रिजर्व। प्रोवाइडेड दैट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन, कोई भी अमाउंट जो अनरियलाइज्ड गेन से हो रहा है, नोशनल गेन से हो रहा है, रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो रहा है, वेदर शोन एज अ रिजर्व और अदरवाइज, ये इसको हम, राइट। एनी चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब आप जो बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन करते हैं, recognize in equity including surplus in P&L account on account of measurement of assets or liability at a fair value shall not be treated at free reserve। याद रखना इसको और इसको हम फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो फ्री रिजर्व ऐसा रिजर्व है जो एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से फ्री रिजर्व क्लासिफाई किया है ऑडिटर साहब ने, उस रिजर्व को हम क्या बोलेंगे, फ्री रिजर्व। बट इसमें दो चीजें शामिल नहीं होती। पहली चीज, कोई भी अनरियलाइज्ड गेन है, नोशनल गेन है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स है, उसको हमको नहीं काउंट करना है फ्री रिजर्व में। या फिर कोई भी कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स है जिसको हमने वैल्यू किया है फेयर वैल्यू पे, उसको भी हम फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में काउंट नहीं करते हैं, राइट। तो हमारे पास दो सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 35 बात करता है डिविडेंड की, एंड सेक्शन 2 क्लॉज 43 बात करता है फ्री रिजर्व की, राइट। आपको ये फ्री रिजर्व याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे हम बात करें यार अपना डिविडेंड के कॉन्सेप्ट में, तो ओवरऑल हमारे पास 5 सेक्शंस हैं जो हमने बात कर ली है। और सेक्शन नंबर कहां से स्टार्ट होगा यार, सेक्शन नंबर होगा 123 से लेकर 127 तक,
डिविडेंड का डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 35 में है, ये हमने बात कर ली है। दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है आपका फाइनल डिविडेंड, सेक्शन 2 क्लॉज 35 में बताया है। सेक्शन 123 बात करता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014। करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे दो, पास्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे दो, हम डिटेल में बात करेंगे सेक्शन 123 की। नहीं दे पाए तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो यूडीए में सेक्शन 124 में, फिर आईपीएफ में जाएगा जिसमें ये पर्पस है। और सेक्शन 126 क्या बोलता है भाई, पेंडिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स हैं तो वो उस डिविडेंड का, उस राइट शेयर्स का, उस बोनस शेयर्स का क्या होने वाला है, या पनिशमेंट फॉर फेलियर टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड है विद इन 30 डेज। सेक्शन 127 में कुछ कुछ 5 तरह की एग्जम्पशंस की बात है। तो ओवरऑल ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। चलो आगे देखें हम थ्योरी नोट्स में कि भाई मीनिंग ऑफ डिविडेंड दिया है, तो वो कंसेप्ट कहाँ है, सेक्शन 2 क्लॉज 35 में है। सेक्शन 2 क्लॉज 35 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 while defining the term dividend simply states that dividend includes any interim dividend। जब इसमें डिविडेंड डिफाइन किया गया तो इसमें डिविडेंड के साथ में क्या बोल दिया कि भाई डिविडेंड में क्या शामिल है, इंटरिम डिविडेंड। अब डिविडेंड होता क्या है, डिविडेंड इज द शेयर होल्डर्स रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। अरे भाई नॉर्मल अगर हम कहीं इन्वेस्टमेंट, हमने बैंक में एफडी की, फिक्स डिपॉजिट किया, तो बैंक वाला क्या देगा हमें, इंटरेस्ट। हमने कोई डिबेंचर लिया, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया किसी के बिजनेस में, उसके बदले में प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। वैसे ही अगर हमने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर परचेज किए हैं तो हमें उसके बदले में जो रिटर्न है, दैट रिटर्न वी कैन कॉल एज अ डिविडेंड, राइट। तो हम क्या मिलता है, हमको डिविडेंड मिलता है, राइट। सो डिविडेंड इज द शेयर होल्डर रिटर्न। क्या है ये, शेयर होल्डर का रिटर्न है, किसके ऊपर, जो भी इन्वेस्टमेंट किया या कैपिटल है कंपनी में। डिविडेंड इज अ पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट विच हैज बीन पेड आउट टू देम, राइट। डिविडेंड क्या है, जिस हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इट इज कॉल्ड डिविडेंड। इन सिंपल वर्ड इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड and allocated as payable to the shareholders whenever declared। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है डिक्लेयर्ड का। जब भी डिक्लेयर होगा तो फिर तो कंपनी की लायबिलिटी है वो पेमेंट करने की। The word dividend has origin from the Latin word dividendum, right। डिविडेंड का जो शब्द है वो कहां से ओरिजिनेट हुआ, एक लेटिन वर्ड है डिविडेंडम। एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। इट मीन्स अ थिंग्स टू बी डिवाइडेड। डिविडेंड मतलब हम किसी चीज को डिवाइड कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। प्रॉफिट, अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट दैट कैन बी लीगली डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इज नोन एज अ डिविजिबल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिविडेंड, the company in general meeting may declare dividend but no dividend shall exceed the amount recommended by the board। याद रखना जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिविडेंड जो होता है वो दो, एक होता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड, राइट। बहुत ध्यान से समझें। इंटरिम डिविडेंड, अच्छा एक वर्ड होता है रिकमेंड और एक वर्ड होता है डिक्लेयर। रिकमेंड मतलब बताना कितना परसेंट देना है, डिक्लेयर मतलब बोलना कि भाई ये इतना परसेंट दिया गया, इतना परसेंट अलाउड है। बहुत ध्यान सुनना, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर रिकमेंड होता है वो कंपनी की लायबिलिटी नहीं होती। जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है देन ओनली वो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है। तो इंटरिम डिविडेंड को रिकमेंड एंड डिक्लेयर दोनों काम कौन करता है, बोर्ड करता है।
इंटरिम डिविडेंड को कोई ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों काम कौन करता है यार, बोर्ड करता है। रिकमेंड भी बोर्ड करेगा एंड डिक्लेयर भी बोर्ड करेगा। फाइनल डिविडेंड की थोड़ी कहानी अलग है, और कहानी क्या है? फाइनल डिविडेंड रिकमेंड करता है बोर्ड और डिक्लेयर करते हैं शेयर होल्डर। बहुत ध्यान से, राइट। इसका मतलब अगर 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 बोर्ड ने बोला है कि भाई आपको डिविडेंड की रेट 10% होगी, शेयर होल्डर भी इसको बोलेंगे 10%, तो डिविडेंड कंपनी की लायबिलिटी बन गई। शेयर होल्डर 10% को 8% बोल सकते हैं, बट शेयर होल्डर 10% को 12% नहीं बोल सकते। याद रखना, लॉ ने साफ साफ कहा है, जो भी डिविडेंड आपने रिकमेंड किया बोर्ड ने, शेयर होल्डर उससे ज्यादा डिक्लेयर नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। शेयर होल्डर ये बोल सकते हैं कि भाई ठीक है यार, एक काम करो, आप इस बार पैसा इन्वेस्ट ना करो, सब पैसा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट ना करो, आप तो फर्दर एक्सपेंशन में यूज कर दो, दैट इज परमिसिबल। ये लॉ में परमिसिबल है। चले देखो, द कंपनी इन जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड, राइट। कंपनी डिक्लेयर कर सकती है, बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। जितना डिविडेंड की रेट बोर्ड ने बताई है, उससे ज्यादा डिक्लेयर कभी नहीं होगा। आगे, डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड डायरेक्टर्स इन द बोर्ड रिपोर्ट and approved by shareholder at the AGM, right? सब बोर्ड डायरेक्टर्स के द्वारा रिकमेंड होता है और अप्रूव्ड किसके द्वारा होता है? शेयर होल्डर के द्वारा होता है। डिविडेंड इज नॉट अ लायबिलिटी अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड लायबिलिटी नहीं होगी जब तक कि शेयर होल्डर के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया। At a validly constituted general meeting by passing an ordinary resolution, और आपको क्या पास करना पड़ता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। याद करें सेक्शन 102, याद करें ऑर्डिनरी बिजनेस, याद करें सेकंड पॉइंट क्या बात करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, राइट। कंपनी का एजीएम में ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, सेकंड ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का। at the rate recommended by the board or such lower rates as they may decide। लॉ ने बोला आप डिविडेंड की रेट को, बोर्ड ने जो बोला वो कम कर सकते हैं। आप बोल दो यार हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ज्यादा नहीं कर सकते, ये चीज इंपॉर्टेंट है। Declaration of dividend by the company at a rate higher than the rate recommended by the board is not permitted। साफ साफ मना कर दिया कि भाई जो बोर्ड ने बोला है ना, उससे ज्यादा रेट पे तो आपको कभी भी डिक्लेयर करना ही नहीं है। Dividend is declared as a pronounced proportion of nominal or face value of share। इसका मतलब ये है, डिविडेंड, मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, सब लिस्टेड कंपनी का 10 रुपए का शेयर 1200 रुपए चल रहा है, राइट। 1190 प्रीमियम पे। तो क्या आपको कंपनी ने 10% डिक्लेयर करा, तो क्या आपको, ये मेरी कंपनी की 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो क्या इसका 120 मिलेगा ना, आपको इसका 1 रुपए मिलेगा। मतलब ये फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू पे डिक्लेयर प्रोपोर्शन होता है। चले एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में SS3 सेक्रेटल स्टैंडर्ड SS3 इशू किया गया है डिविडेंड का, और उसमें क्या बताया है? SS3 डिफाइन डिविडेंड एज टू मीन अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सम टू मेंबर्स out of profits and wherever permitted out of free reserve available for that purpose, right। सब आपको प्रॉफिट में से देंगे या फ्री रिजर्व में से देंगे, ये कॉन्सेप्ट है आपका डिविडेंड का। चले एग्जाम्पल, AB Limited has issued equity shares having face value of 10 per share। कितना है फेस वैल्यू? 10 रुपया। The shares are currently quoting on the NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 250 रुपीस पर शेयर्स पर ट्रेड कर रहा है। The company at its AGM held on 27 July 2021 has declared a dividend of 20%। कितना परसेंट डिविडेंड दिया यार? 20% का। मिस्टर शेखर के पास में 1000 शेयर्स है,
which he purchased at a rate of 300 per share. 300 रुपए में परचेज करा. What is the amount of dividend he will receive? भाई कितना डिविडेंड मिलेगा? 300 का 20% नहीं निकलेगा सब, 10 रुपए का 20%, 2 रुपए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर, सिर्फ उसको 2000 रुपए टोटल डिविडेंड अमाउंट मिलेगा ऑन ₹1000 के शेयर्स पर. एग्जाम्पल सेकेंड, द शेयरहोल्डर एट AGM at the annual general meeting unanimously passed a resolution, मतलब 100% सबने बोला, for payment of dividend at a rate higher than the law. ने बोला यार सबके सब शेयर होल्डर ने बोला तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड आपको सिर्फ उतना ही देना है जितना बोर्ड ने रिकमेंड किया, कम दे दो चलेगा, ज्यादा अलाउड नहीं है. डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ द रिजोल्यूशन. काय का रिजोल्यूशन वैलिड है? रिजोल्यूशन तो बकवास है. आंसर्स, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का AOA usually contains provision with regard to declaration of dividend on the pattern of regulation 80 to 85 of table F to schedule 1 of the Companies Act 2013. So under regulation 80 the power to declare a dividend किसके पास रहता है? जनरल मीटिंग में. but not even all the shareholder have the power to declare a dividend exceeding the amount recommended by the board. याद रखना, आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हो? सब उतना ही दे सकते हो जितना अलाउड है, बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया गया है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है. चल अब हम चार्ट बुक से हम पढ़ते हैं कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, सेक्शन 123 का पूरा कॉन्सेप्ट देखते हैं हम. दो चार्ट्स में सिंपली फॉर्म में हमने डिफाइन किया है सेक्शन 123 को, राइट. अगर आप देखना चाहें तो ये है हमारे पास फर्स्ट पेज और ये है हमारे पास सेकंड चार्ट सेक्शन 123 का. चले, सेक्शन 123 की हेडिंग क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. फर्स्ट चार्ट सेक्शन 123 का. सबसे पहली बात तो लॉ में क्या बोला गया है? नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा. फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर. याद रखना यहाँ पर सेक्शन 123 में कैलेंडर ईयर का कोई जिक्र नहीं है. हमको डिविडेंड देना है तो हमको देना है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ईयर ओनली, एक्सेप्ट, अब ये बताए हैं सोर्सेस. ये है आपको सोर्सेज ऑफ डिविडेंड. तीन तरह के सोर्सेज हैं. पहला है करंट ईयर प्रॉफिट. आपको डिविडेंड देना है, करंट ईयर प्रॉफिट में से दे दो. प्रीवियस ईयर प्रॉफिट मतलब पुराने साल के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे दो, या फिर बट एक मिनट, हाँ, आपको करंट ईयर के प्रॉफिट में से देना है या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से देना है. लॉ ने बोला आप दे दो डिविडेंड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट हमारी एक बात सुन लो पहले. आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एज पर शेड्यूल सेकेंड, शेड्यूल 2 के हिसाब से पहले डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना दो. शेड्यूल 2 के हिसाब से, शेड्यूल 2 के हिसाब से पहले डेप्रिसिएशन का प्रोविजन एडजस्ट करो, फिर जो अमाउंट बचे उसमें से डिविडेंड बांटो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. थर्ड पॉइंट, थर्ड सोर्स क्या बोल रहा है? आपको कोई पैसा दिया, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने. काहे के लिए? फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, और वो भी जो पैसा दिया गया वो दिया गया इन परसुएंस ऑफ गारंटी. इंपॉर्टेंट चीज है, राइट. out of money provided by central government, state government for payment of dividend in pursuance of guarantee. अब ये क्या पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है? अरे भाई सीधी बात है, एक कंपनी है, से फॉर एग्जांपल रॉकेट लिमिटेड एक कंपनी है, कंपनी चल रही है सब हैवी लॉस है. अब गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शन है? भाई इस कंपनी का वाइंडिंग अप कर दो, बट इस कंपनी का वाइंडिंग अप किया तो समस्या क्या होगी? सब अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा. तो गवर्नमेंट मूड में नहीं है कि भाई वो क्या करे, इस कंपनी को बंद कर दे. तो गवर्नमेंट ने मुझे अप्रोच करा और मुझे बोला कि भाई सर आप एक काम करो, इसमें आप 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो इस कंपनी में. मैंने बोला मूर्ख समझते हो क्या?
भाई मैं 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्या है, कंपनी तो निपट चुकी है, राइट। गवर्नमेंट ने बोला देखो यार, आप 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो, इस पर जो डिविडेंड बनेगा वो हम देंगे आपको, राइट। तो ये जो रॉकेट लिमिटेड मुझे डिविडेंड देगी, ये पैसा आया कहाँ से इनके पास में, गवर्नमेंट ने दिया है गारंटी के रूप में। तो ये वाला भी एक सोर्स है। और ये नॉर्मली कब आएगा, ये जब आएगा जब सिक कंपनी होगी। याद रखना, हर लॉस मेकिंग कंपनी को पैसा नहीं देगी गवर्नमेंट। जब कंपनी की इच्छा होगी कि भाई ये कंपनी नेशनल इंपॉर्टेंस की है या बहुत जरूरी है ये कंपनी को चलाना और कैरी कंटिन्यू करना, तभी आपको क्या मिलेगा साहब, पैसा मिलेगा। और अकॉर्डिंगली ये थर्ड सोर्स अवेलेबल रहेगा डिविडेंड पेमेंट करने के लिए, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट क्या देखा हमने कि भाई सोर्सेज ऑफ डिविडेंड की बात की, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों चीजें अवेलेबल है, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट भी दे सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी दे सकती है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन परसुएंस ऑफ गारंटी। चल, अब अब हम बात करेंगे ये वाले पॉइंट की। सब प्रश्न उठता है, क्या मेरी कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो क्या हमें रिजर्व में ट्रांसफर कुछ परसेंटेज, कुछ पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट, क्या हमें रिजर्व में मैंडेटरी है ट्रांसफर करना? जवाब है ना, राइट। सब कंपनीज एक्ट 2013 में लॉ में साफ साफ प्रोविजन है, कंपनी को रिजर्व में ट्रांसफर करना है करो, नहीं करना है मत करो। कोई इंपॉर्टेंट कोई कंपल्शन नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अगला सवाल ये उठता है कितना ट्रांसफर करना है। अरे भाई कितना ट्रांसफर करना है, ये भी सवाल उठता है। तो लॉ ने बोला यार जितना आपकी इच्छा है आप डिसाइड करो, हमको फर्क नहीं पड़ता साहब, आपको जितना ट्रांसफर करना हो करो, नहीं करना हो मत करो। ट्रांसफर टू रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी, अ कंपनी मे वर्ड यूज है, शैल नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अ कंपनी मे ट्रांसफर टू रिजर्व सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज इट डीम्स फिट, राइट। जो कंपनी को लगता है उतना आप ट्रांसफर कर सकते हैं। चल, अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो रूल 3 बात करेगा, राइट, बहुत ध्यान से। अगर कंपनी में इनएडिक्वेट और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, मतलब कंपनी में प्रॉफिट कम है या है ही नहीं, दोनों चीजें ऑप्शन है। अरे भाई थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, राइट। तो इन्होंने क्या बोला यार, इन केस ऑफ इनएडिक्वेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर। अब ये वाला जो रूल है इसमें कंडीशंस है, और बेटा याद रखना एग्जाम में इसमें से ही क्वेश्चन आना है। कंपनी में प्रॉफिट कम है, इनएडिक्वेट है या है ही नहीं, फिर भी कंपनी क्या चाहती है, डिविडेंड। अरे भाई इज्जत रखने के लिए कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंपनी वांट्स टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट्स and transfer to reserve subject to following conditions। कंपनी चाहती कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर करें हम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से, तो आपको रूल 3 ने 4 कंडीशन दी हैं। लॉ ने बोला है यार, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड shall not exceed the average rate of dividend immediately preceding 3 financial year। इसका मतलब ये है, आपने फॉर एग्जाम्पल 2019, 2020, 2021 और हम करेंट ईयर 2022 में खड़े हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने 8% डिविडेंड दिया, 10% डिविडेंड दिया, 12% दिया। लॉ ने बोला इनका लगाओ आप एवरेज। तो 8 + 10 + 12 हुआ 30, इसका लगाओ आप एवरेज, कितना आया, एवरेज आया 10%। याद रखना इन केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट या प्रॉफिट है ही नहीं, आपकी कंपनी पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड नहीं बांट सकती। ये हमारा सब रूल 1 बात करता है। फिर से देखें, रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड, रेट ऑफ डिविडेंड जो इस साल डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब मेरी कंपनी ने 8% बोला अलाउड है, 12% बोला मना है, राइट।
याद रखना साहब, आपका रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होगा। सॉरी, अबव रूल, ये वाला रूल नहीं लगेगा, नॉट एप्लीकेबल। अगर कंपनी ने किसी भी साल में डिविडेंड नहीं बांटा, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शन है 10% वाली, फिर ये अप्लाई नहीं होगी। आगे, अब आपको डिविडेंड बांटना है। डिविडेंड की रेट तो हमारे फर्स्ट सब रूल से आ चुकी है। अब आपको पैसा विड्रॉ करना है, राइट, मतलब प्रीवियस ईयर प्रॉफिट में से कितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे, तो लॉ ने उसकी भी लिमिट लगा दी है। मैक्सिमम आप कितना विड्रॉ कर सकते हैं, 10%। 10% काय का, आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से फिगर्स आ रहे हैं, उसका 10% से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। राइट, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख और फ्री रिजर्व है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए, या इस एग्जाम्पल को हम वहां पर लिख लेते हैं आगे। राइट, मेरी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल है 10 लाख और फ्री रिजर्व है 5 लाख फॉर एग्जाम्पल। राइट, तो लॉ ने बोला इसका टोटल लगाओ, कितना आया, 15 लाख। 15 लाख का 10% मतलब आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। ये हमारा सब रूल बी बात करता है। राइट, सब रूल सेकंड बात करता है। देखो यार, अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रॉफिट शेल नॉट एक्सीड 10% ऑफ किसका, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का। सी पॉइंट क्या बोल रहा है, जो भी अमाउंट विड्रॉ किया है, मतलब हमारे एग्जांपल में 1,50,000, उसमें से आपको पहले करंट ईयर के जो लॉसेस हैं उसको एडजस्ट करना है। फॉर एग्जांपल हमारा करंट ईयर का लॉस है 30,000 रुपया, तो हम क्या करेंगे यार, इसमें से 30,000 माइनस कर देंगे, मतलब आपके पास डिविडेंड बांटने के लिए जो अमाउंट अवेलेबल है 1,20,000 रुपए अवेलेबल है। राइट, और डी पॉइंट क्या बोल रहा है कि रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व आफ्टर विड्रॉल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। ध्यान से, ये तो हो गया हमारा सी पॉइंट। अब डी पॉइंट क्या बोल रहा है, डी पॉइंट बोल रहा है भाई आपका रिजर्व था 5 लाख रुपए। राइट, आपका रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 5 लाख रुपए। आपने कितना विड्रॉ किया, 1.5 लाख। कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा, 3.5 लाख। राइट, कितना क्लोजिंग बैलेंस बचा, 3.5 लाख। लॉ ने बोला याद रखना, अब इंपॉर्टेंट चीज है। राइट, आपका रिजर्व में क्लोजिंग बैलेंस समझ में आया, आपका रिजर्व में क्लोजिंग बैलेंस 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम नहीं होना चाहिए। हमारे वाले एग्जाम्पल में 3.5 लाख रुपए हमारा क्लोजिंग बैलेंस है, मतलब हमारी कंपनी ने फोर्थ कंडीशन भी फुलफिल कर दी है, तो हमारी कंपनी डिविडेंड दे सकती है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से। देखो ध्यान से, रिजर्व आफ्टर विड्रॉल मतलब क्लोजिंग बैलेंस नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल। सब पेड अप शेयर कैपिटल 10 लाख की है, इसका निकाला 15% तो आया 1.5 लाख। इतना क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, है कितना, 3.5 लाख रुपए। काम बन गया हमारा। राइट, आगे, provided that in computing profit any amount representing notional gain revaluation of assets, उसको हमें काउंट नहीं करना, ये हम फ्री रिजर्व की डेफिनेशन में बात कर चुके हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है लॉस वाला, ये कंडीशंस अप्लाई नहीं होगी गवर्नमेंट कंपनी पे जिसकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। राइट, ध्यान से चले।
अब हम सेक्शन 123 का सेकंड चार्ट देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला पॉइंट बात करेगा सेकंड चार्ट में इंटरिम डिविडेंड की। तो इन्होंने बोला बीओडी डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सब मेरी कंपनी को खूब प्रॉफिट हुआ, मेरी कंपनी बहुत खुश है, हम चाहते हैं हम शेयर होल्डर को और डिविडेंड बांटे और रिटर्न दे, सब ऐसा मतलब तारीफ के लिए। तो लॉ ने बोला आप इंटरिम डिविडेंड बांट दो, बट आपको अगर लॉस है, लॉस के केस में भी कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है। इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend। तो लॉ ने बोला याद रखना इस केस में, लॉस के केस में आपको 3 साल के प्रीवियस एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड तो बांटना ही नहीं है। Such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the rate average dividend rate immediately 3 financial year, right? पिछले 3 साल की जो एवरेज रेट है उससे ज्यादा तो आपको डिविडेंड बांटना ही नहीं है। ये चीज है हमारे पास इंटरिम डिविडेंड की। प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं डेप्रिसिएशन, याद रखना वो रूल 3 में जो थर्ड पॉइंट है वो करेंट ईयर लॉस की बात करता है, राइट? ये प्रोविजन अलग बात कर रहा है। ये क्या बोल रहा है भाई, प्रीवियस ईयर के लॉसेस हैं, डेप्रिसिएशन है, अगर आपने प्रोवाइड फॉर नहीं किया था फाइनेंशियल ईयर में तो पहले उनको सेट ऑफ करो आप। अमाउंट ऑफ डिविडेंड इंक्लूडिंग इंटरिम डिविडेंड आपको डिपॉजिट करना है शेड्यूल बैंक में in a separate bank account within 5 days from the date of declaration of interim dividend, करेक्ट? आपको 5 दिन में वो पैसा जमा करना है आपको यहाँ पर, ये हमारी चीज इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड शेल बी पेड टू द रजिस्टर्ड और हिज बैंकर, आपको डिविडेंड जो देना है वो किसको देना है? रजिस्टर्ड बैंकर को देना है आपको, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। Company can utilize profit or reserve of a company for the purpose of issuing fully paid up bonus shares, मना नहीं किया गया है। सब डिविडेंड जो दो आप रजिस्टर्ड बैंकर को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। और कंपनी कैन यूटिलाइज प्रॉफिट और रिजर्व ऑफ अ कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, इसको भी मना नहीं किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर कंपनी ने डिपॉजिट रीपेमेंट में, राइट, याद रखना डिपॉजिट्स का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 73 से प्रोविजन स्टार्ट होते हैं तो सेक्शन 76 ए तक। तो इन्होंने क्या बोला है? A company fails to comply with the provision of section 73 and section 74 shall not declare any dividend on its equity share till such default continues। जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू होती है तब तक आपको क्या नहीं करना है? तब तक आपको डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना। लॉ ने बोला पहले डिपॉजिट वालों के पैसे वापस करो फिर डिविडेंड बांटो। बात वही है साहब की, खुद घर के बाहर गरीबों को खाना खिला रहा है फिर मंदिर के लंगर में बैठे हैं साहब। लॉ ने बोला यार आप पहले डिविडेंड बाद में बांटना, पहले डिपॉजिट वालों का पैसा वापस करो। Subsection 5 shall not apply to Nidhi company subject to modification that any dividend payable in cash may be paid by crediting the same account of the member if the dividend is not within 30 days from the date of declaration of dividend। सब मेंबर ने क्लेम नहीं करा, उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दो, काम खत्म, आपकी जिम्मेदारी खत्म, राइट? तो ये हमारे पास सेक्शन कौन सा है यार? सेक्शन 123 का, जिसका हमने डिस्कशन चार्ट से देखा है। थ्योरी डिस्कशन समझते हैं क्या प्रोविजंस है, बहुत ध्यान से। प्रोविजंस रिगार्डिंग डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। सोर्सेज, क्या क्या सोर्सेज है? 3 सोर्सेज हैं, करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और थर्ड वाला एनी अमाउंट प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इन परसुएंस ऑफ गारंटी। याद रखना ये प्रोविजन सिर्फ और सिर्फ किस पर लगेगा? सबसिक कंपनी के ऊपर ये प्रोविजन लगने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1, the dividend for any financial year shall be declared or paid from the following sources।
करेंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से अगर आपने डिविडेंड दिया है तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना मत भूलना यार। प्रॉफिट ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट अराइव्ड एट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 2, डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 के हिसाब से होगा। प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और ईयर्स, profit of any previous financial years arrived at after providing for depreciation in accordance with schedule 2, and the remaining undistributed, that is credit balance in profit and loss account, free reserve. It is to be noted that only free reserve and no other reserve, याद रखना free reserve के अलावा और कोई रिजर्व को भाषा में आप समझते हो, लॉ ने बोला उससे आपको डिविडेंड नहीं बांटना है, राइट। बोथ ए एंड बी ये अलाउड है, या फिर प्रोविजन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट, मनी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सब केंद्र सरकार ने दिया है पैसा या राज्य सरकार ने दिया है पैसा, फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय द कंपनी इन पर्संस ऑफ अ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। नोट 1, नोट 2, नोट 3। पहला नोट, बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड carried over previous losses and depreciation not provided in a previous year or years। याद रखना भैया, प्रॉफिट है आपके पास, आपने डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट नहीं करा या प्रीवियस ईयर लॉसेस को एडजस्ट नहीं, पहले वो करो। आर रिक्वायर्ड टू बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द करेंट ईयर। इन कंप्यूटिंग प्रॉफिट एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग अनरियलाइज्ड गेन उसको एक्सक्लूड करो। Capital profit are not same as distributable profit because they are not earned in the normal। भाई कैपिटल प्रॉफिट क्या होता, मेरे पास बिल्डिंग खड़ी है, मैंने 2 लाख की बिल्डिंग ली थी, आज वैल्यू 10 लाख रुपए की, बेच दी 8 लाख रुपए का प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। Therefore normally not available for the purpose of distribution of dividend। अब हम सेक्शन 123 को लिंक करो सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग, तो 51 क्या बोलता है भाई, डिविडेंड। Section 51 of the Act states that dividend may, if so authorized by the article, pay dividend in proportion. Sorry, company may, if so authorized by the article, company को अगर आर्टिकल ने परमिशन दी है तो पे डिविडेंड इन proportion to the amount paid on each share। आपको डिविडेंड देना है, मतलब मैंने 10 रुपए के बदले में कंपनी को 10 रुपए दे दिए तो मुझे फुल डिविडेंड मिलेगा। शर्मा जी ने 10 रुपए की जगह अभी तक 8 रुपए दिए हैं, तो फिर शर्मा जी को 8 रुपए पे ही डिविडेंड मिलेगा, प्रोपोर्शनेट अमाउंट। अकॉर्डिंग टू SS3, SS3 मतलब सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 3, अ डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड की रिकमेंडेशन पे, बोर्ड made at the meeting of the board as per regulation 43 of SEBI LODR regulation 2015। the listed entity are mandated to declare and disclose the dividend on per share only। आपको सब लिस्टेड कंपनी को हर एक शेयर के रिस्पेक्ट में डिविडेंड बोलना पड़ता है, पर शेयर बेसिस आपको बताना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। एग्जाम्पल, Shreyans Mechanics Limited owns a plot of land which was purchased long before। सब एक प्लॉट ऑफ लैंड है, बहुत पुराना परचेज किया गया, मतलब ये क्वेश्चन हिंट दे रहा है कि भाई कैपिटल प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटेंगे। As the property rates are going up, it is decided to revalue the plot at a fair value which is moderately 10 times the original price। Okay, revaluation assets की बात आ गई, thus resulting in a revaluation profit of 20 लाख रुपया। आपको रिवॉल्यूशन प्रॉफिट मिल गया 20 लाख रुपया। The board of directors keen to utilize this 20 lakh rupees along with the free reserve of rupees 24 lakh rupees for declaration of dividend at the forthcoming AGM to be held on scheduled to be held on 28th September 2021। But according to the proviso 123 subsection 1A, the amount of 20 lakh cannot be considered because वो पार्ट नहीं है किसका, फ्री रिजर्व का। चले भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है 123 का जो बात करता है ट्रांसफर टू रिजर्व, अलाउड है नहीं है, वो क्या प्रोविजन है वो बात है।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर has been left to the discretion of the company. Therefore, a company is free to transfer any portion of its profit to the reserve at its deems fit. It may also decide not to transfer any amount to the reserve. आप जरूरी नहीं कि ट्रांसफर, आप डिसाइड कर लो भाई ट्रांसफर नहीं करना, नहीं करना तो भी नहीं करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एग्जाम्पल, for the current year, Elma Watches Limited proposes to transfer more than 10% of profit to the reserve before declaration of dividend at a rate of 12%. क्या ऐसा कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो. याद रखना मैंडेटरी नहीं है, आप ट्रांसफर करना चाहो तो कर लो, तो गवर्नमेंट ने आपको रोका भी नहीं है. राइट. आंसर क्या है? The amount to be transferred to reserve out of profit of any financial year before the declaration of dividend has been left to the discretion. भाई कंपनी का डिस्क्रिप्शन है, ट्रांसफर करना हो करो, नहीं करना हो तो मत करो. Therefore, Elma Watches Limited is free to transfer any profit, any part of its profit to reserve as it deems fit. Next example, Bricks Shipyard Limited has earned a profit of 1000 crores for the financial year 2018-19. It has proposed a dividend at the rate of 8.75%. ठीक है. However, it does not intend to transfer any amount to reserve. बहुत बढ़िया. आप जरूरी नहीं है भाई ट्रांसफर करना, इच्छा हो तो करो, नहीं हो तो मत करो. The amount to be transferred to reserve out of the profit for any financial year has been left to the discretion of the company. The company is free to transfer any part of its profit to reserve as it deems fit, or it may be even not transfer any profit to reserve as it deems appropriate before the declaration of dividend. भाई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो करो, नहीं तो मत करो. Thus, Bricks Shipyard Limited is justified in its action if it does not transfer any amount profit to its reserve. अगर ये कोई भी अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर ना करे तो भी इनका काम चल जाएगा. Declaration of dividend when there is inadequacy or absence of profit. Second proviso to section 123, where in any year there are no adequate profits for declaring dividends, the company may declare dividend out of the profit of any previous year transferred by it to the free reserve only in accordance with the procedure laid down in Rule 3 of the Company Declaration and Payment of Dividend Rules 2014. Free reserve means such reserve which, as per the latest audited balance sheet of a company, are available for distribution as a dividend. Right? वो available है for the purpose of distribution as a dividend. The following shall not be treated as free reserve. इन दोनों को शामिल नहीं किया गया. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं सेक्शन 2 क्लॉज 43 के डेफिनेशन में. राइट. अनरियलाइज गेन हुआ, नोशनल गेन हुआ, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फेयर वैल्यू पे वैल्यू करा एसेट्स को, लायबिलिटीज को, तो इनको हमने बात नहीं माना है. किसका? फ्री रिजर्व का. Under Rule 3, such a declaration shall be subject to following condition. Condition 1, the rate of dividend declared shall not exceed the average of the rate at which dividend was declared by the company in the immediately preceding 3 years. पिछले 3 साल की एवरेज रेट से ज्यादा डिविडेंड मत देना. रेट ऑफ डिविडेंड जो करेंट ईयर की रेट ऑफ डिविडेंड है लेस देन इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 डिवाइडेड बाय 3, वेयर RD1, RD2, RD3 are rate at which dividend was declared by the company in the immediately preceding 3 years. However, this condition shall not apply if the company has not declared any dividend in each of the 3 preceding financial year. तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी अगर कंपनी ने किसी भी एक साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है. सेकेंड कंडीशन क्या थी हमारी?
रिजर्व में से कितना पैसा विड्रॉ करना है। तो लॉ ने कितना बोला था 10%। 10% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। चले, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट shall not exceed, right, 10% of the paid up share capital and free reserve as appearing in the latest audited financial statement. In other words, total amount that can be drawn from accumulated profit is less than equal to 10% of paid up share capital and free reserve. The amount so drawn shall first be utilized to set off the losses incurred in the financial year in which the dividend is declared, and only thereafter any dividend in respect of equity share shall be declared. Third condition, the balance of reserve after such withdrawal shall not fall below, भैया कितना closing balance होना चाहिए, 15% of the paid up share capital as appearing in the latest audited financial statement. फ्री रिजर्व माइनस जितना अमाउंट विड्रॉ किया है बी वाले पॉइंट में, वो 15% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, इतना तो क्लोजिंग बैलेंस होना ही चाहिए, ज्यादा है, वेल एंड गुड, कंडीशन आपने कंप्लाई कर दी है। इट मे बी नोटेड दैट ऑल द अबव कंडीशंस, 3 कंडीशन हैव बीन, याद रखना सारी की सारी कंडीशंस कंप्लाई होनी चाहिए। द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल 3 ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगेगी जिसकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजीएसजी। याद रखना, क्या इसमें गवर्नमेंट लिस्टेड कंपनी, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है भेल, एक कंपनी है सेल, क्या इस पर लगेगी ये कंडीशन? क्या नहीं, क्यों? क्योंकि इनकी एंटायर पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास नहीं है। हम बात कर रहे हैं वो कंपनी जो पूरी की पूरी गवर्नमेंट के पास जिनकी होल्डिंग है, उनके ऊपर ये कंडीशन नहीं लगेगी, राइट। चले एग्जांपल देखें, कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज एन पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 200 lakhs। कितनी है भाई इनके पास? 200 lakhs की कैपिटल है। एक्यूमुलेटेड रिजर्व है 240 lakhs का, ठीक है, बहुत बढ़िया। कैपिटल है 2 करोड़ और रिजर्व है 2.4 करोड़। लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 इज 30 लाख रुपए का, छोटू सा लॉस है। डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड एट द फॉलोइंग रेट्स ड्यूरिंग द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग। ईयर 1 में 9% है, ईयर 2 में 10% है, ईयर 3 में 12% है। What is the maximum rate at which the company can declare dividend for the current year? सिंपल भाई, तीनों का 9, 10, 12 का एवरेज मारो, एवरेज रेट आई कितनी? 10.3%। तो कंपनी 10.3% से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकती। Therefore, the rate of dividend shall not exceed 10.3%। ये तो ही फर्स्ट कंडीशन, दैट इज 10.3% of paid up share capital 200 लाख, तो इट कम्स टू 20.6 lakhs। मेरी कंपनी जो डिविडेंड के लिए विड्रॉ करेगी वो 20,60,000 से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकती है। कंडीशन 2, पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व ये रहा 440 lakhs, इसका निकालो 10%, कितना आया? ओके, 10% thereof is 44 lakhs, माइनस कर दो लॉस करेंट ईयर का, तो अमाउंट जो अवेलेबल है एक्चुअल में आफ्टर एडजस्टिंग कंडीशन सी, कंडीशन सी क्या थी भाई? करेंट ईयर के लॉस को भी एडजस्ट करना है, राइट। तो आया 14 लाख रुपए। हेंस द क्वांटम ऑफ डिविडेंड इज फर्दर रिस्ट्रिक्टेड टू 14 लाख रुपीस। थर्ड कंडीशन, एक्यूमुलेटेड रिजर्व में ओपनिंग बैलेंस कितना था? 240 lakhs, कितना विड्रॉ करा? 14 लाख। प्रपोज्ड विड्रॉल declaration of dividend 14 lakhs, तो बचा 226 lakhs। this is more than 15% of paid up share capital, तो 15% of 200 lakhs 30 lakh rupees, thus the company can declare dividend of rupees 14 lakhs, that is at a rate of 7% on the paid up share capital of rupees 200 lakhs। एक और एग्जांपल,
Shipra Sugar Mills Limited has been regularly declaring dividend at a rate of 20% on its equity shares for the past 3 years. पिछले 3 साल में इन्होंने 20% करा इस पे, ठीक है, ठीक है. However, the company has not made adequate profit during the current year. बहुत बढ़िया, current year में कोई profit नहीं करा इन्होंने. But it has got adequate free reserve which can be utilized for maintaining the rate of. But फिर भी इनके पास पर्याप्त रिजर्व है जो ये चाहते हैं कि भाई मेंटेन करें. कितना परसेंट यार? 20% मेंटेन करें. ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है हमारे पास में. आंसर: the company can declare a dividend out of accumulated free reserve subject to the satisfaction of following conditions. आपको कुछ कुछ कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा. The company can declare dividend out of its accumulated free reserve subject to satisfaction of following conditions. Conditions वही है. The total amount to be drawn from free reserve shall not exceed 10% of paid up share capital and free reserve as per the latest audited financial statement. जो भी amount withdraw किया shall first be utilized to set off the losses incurred in the current financial year and only thereafter dividend at the rate of 20% shall be declared. After such withdrawal from free reserve, the residual reserve shall not fall. भैया closing balance कितना maintain होना चाहिए? 15%. So the company is advised to get the desired dividend recommended by the BOD and propose the same for the approval of members at the coming AGM, as the authority to declare lies with the members of the company. चले भाई, आपको वो पैसा डिपॉजिट जमा करना है स्केड्यूल बैंक में. बढ़िया है, 5 दिन के अंदर हो गया. कब से 5 दिन? फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. एग्जाम्पल: The authorized and paid up share capital of Avantika Ayurvedic Product Limited is 50 lakh rupees divided into 5 lakh equity share 10 रुपए का. At an AGM held on 24th September 2019, the company declared a dividend of rupees 2 per share by passing an ordinary resolution. कंपनी ने 2 रुपए का शेयर 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड दिया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने के बाद. The amount of dividend must be deposited in a scheduled bank in a separate bank account by 29th. याद रखना 5 दिन के अंदर 25, 26, 27, 28, 29, राइट, 24 तारीख के बाद से 5 दिन के अंदर आपको जमा करना है. Payment of dividend. Dividend shall be paid to registered shareholder or to his order to his banker. In case a shareholder informs the company to pay dividend to a particular banker and the payment is so made by the company, then it shall be deemed to be कि आपने particular shareholder को ही payment कर दिया है. A purchaser of share whose name is not entered in the register of member 126 cannot claim. वो व्यक्ति claim नहीं कर सकता भले ही उसने फुल पेमेंट टू द सेलर ऑफ शेयर्स को कर दिया हो, राइट. इन दिस रिगार्ड वी विल लेटर इन दिस चैप्टर सेक्शन 126 बात करेगा कि भाई ऐसे केस में क्या होता है, राइट. द डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट वेस्ट लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड एट द रेट ऑफ 15% on equity shares for financial year 17-18. The company announced 28 September 2018 as a record date for payment of dividend. The dividend was approved in the AGM on 30th September. Mr. Vinay was a holder of the 2000 equity shares on 31st March 2018. बहुत बढ़िया, 31 मार्च 18 को था, बट भाई ने ट्रांसफर कर दिया अपने शेयर मोहन को, whose name has been entered in the register of member. 18 जून 2018 को आया, राइट. Who is entitled to dividend? Obviously मोहन यार. 18 जून 2018 को आया है और रिकॉर्ड डेट क्या रखी है कंपनी ने? 30 सितंबर ना, रिकॉर्ड डेट रखी है 28 सितंबर. तो हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं. In the instant case, as on the date announced by the company as a record date, Mr. Mohan's name is present in the register of member. Mr. Binoy name is not present therein.
ओके विनय, therefore the dividend should be paid to Mr. Mohan, who is a registered shareholder on the record date. The BOD of the Som Mechanicals Toys Limited proposed a dividend at a rate of 12% on equity share for the financial year 1920. The same was approved at the AGM. बहुत बढ़िया, 12% की रेट शेयर होल्डर ने अप्रूव भी कर दी. मिस्टर नितिन, 1000 शेयर्स हैं 31 मार्च 2020 को, बट उसने ट्रांसफर कर दिया मिस्टर राज को ऑन 20 अप्रैल 2020 को. ठीक है, 25 जून को अप्रूव हुआ ना. तो भाई किसको मिलना चाहिए ये वाली चीज है? मिस्टर राज बिकम द शेयर होल्डर, तो अकॉर्डिंगली इसको ही मिलेगा. नोट, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 51 अ कंपनी में सेक्शन 51 बोलता है भाई जितना अमाउंट आपका पेड अप है उतने के प्रोपोर्शन में आपको देना है. सम ऑफ दिस, फॉर एग्जांपल देखो, अ कंपनी में इफ सो ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल पे डिविडेंड in proportion to the amount paid upon each share. Suppose some of the shareholder have paid only 5 रुपया, face value 10 रुपए है each shares by them. In case of declaration of dividend at a rate of 5 per share, तो उनको 2.5 2.5 रुपए पर शेयर मिलेगा. डिविडेंड कैश में देना है, काइंड में नहीं देना. मतलब, और कैश में मतलब ये नहीं हम 2,000 रुपए के नोट दे रहे हैं या 500 के 10 रुपए के नोट दे रहे हैं ना. बैंक में चेक से ही जाएगा, बट वो कैश मतलब इसलिए यूज किया है, मतलब ऐसा नहीं है साहब डिविडेंड के बदले में डिविडेंड आया हमने शैम्पू उठा के दे दिया, मिक्सर उठा के दे दिया, रेफ्रिजरेटर उठा के दे दिया ना. काइंड में अलाउड नहीं है. डिविडेंड दैट आर पेबल टू द शेयर होल्डर इन कैश मे बी पेड बाय चेक, डिविडेंड वारंट और थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड. Section 127 requires that dividend declared must be paid to the entitled shareholder within the prescribed time limit of 30 days from the date of declaration of dividend. 127 में केस लिखा है. डिविडेंड देना है सिर्फ कैश में. द एक्सेप्शन टू दिस इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ इशूइंग फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स, तो अलग बात है. निधि कंपनी के लिए अलग प्रोविजन है, 30 दिन वाला प्रोविजन है. अब डिविडेंड दो पार्ट में, एक होता है इंटरिम डिविडेंड, एक होता है फाइनल डिविडेंड. इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड. तो इंटरिम डिविडेंड के लिए क्या प्रोविजन है? सबसेक्शन 3 ऑफ 123 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ 123 बात करता है किसकी? इंटरिम डिविडेंड की. इन्होंने बोला इंटरिम डिविडेंड मे बी डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट एनी टाइम during the period from closure of financial year till holding of AGM. The declaration of interim dividend is done out of the profit before the final adoption of accounts by the shareholders, and therefore interim dividend is said to be declared or paid between two AGM. interim dividend देना है दो AGM के बीच में. सबसे पहले हमने बात की थी. The surplus for declaring interim dividend include surplus in P&L account, profit of the financial year in which such dividend is sought to be declared, or profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of interim dividend. Declaration of interim dividend shall be ratified at the ensuing AGM by the members. AGM members में AGM पे members करेंगे. अगर कंपनी ने लॉस दिया तो क्या इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है? क्या होता है? सेम कॉन्सेप्ट है. प्रीवियस 3 ईयर की रेट से ज्यादा, प्रीवियस 3 रेट ऑफ डिविडेंड से ज्यादा पे नहीं करना. During the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. मतलब ये हुआ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी अक्टूबर में डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, तो आपको सितंबर क्वार्टर तक लॉस है. क्या बोल रहा है वो? The company has incurred loss during the current financial year. Current financial year 2021-2022. आपको ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर
immediately preceding the date of declaration of interim dividend, यहां डिक्लेयर किया, इसके पहले वाले क्वार्टर तक लॉस है. Such interim dividend shall not be declared at a rate higher than the rate पिछले 3 साल की रेट से ज्यादा. SS3, while clarifying the interim dividend, provides that while declaring interim dividend, the board shall consider the obviously consider करना पड़ेगा financial results for the period for which the interim dividend is to be declared and satisfied with the financial position justified कि भाई declare depreciation दिया है नहीं दिया है, tax on profit of the company including deferred tax for full year, other anticipated losses for the financial year, dividend that would be required to be paid at a fixed rate on preference shares, the losses incurred if any during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. Example: if a company declared dividend at a rate of 16% during the immediately preceding 3 previous financial years, then in case company incur loss in the current year 16% से ज्यादा नहीं दे पाओगे. इंटरिम डिविडेंड भी आपको 5 दिन में जमा कराना है. सेम प्रोविजन जो नॉर्मल डिविडेंड पे लगते हैं वही इंटरिम डिविडेंड पे लगने वाले. फाइनल डिविडेंड, व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एट द एजीएम, इसको हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड. रिकमेंड करेगा बोर्ड, कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द मेंबर्स. पहले ही बात कर चुके हैं भाई, जो बोर्ड ने रिकमेंड किया उससे ज्यादा. अगर मेरी कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इन सेक्शन 73 डिपॉजिट्स में, 74 रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स में, तो मेरी कंपनी जब तक वो फेलियर कंटिन्यू रहती है जब तक हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते. और प्रोहिबिशन इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8(1), a company having license under section 8, formation of companies with charitable object is prohibited from paying any dividend to its member. Its profits are not intended to be applied only in promoting the object for which it is formed. Interim dividend, final dividend की बात करें. Interim dividend is declared and paid during an accounting year, that is before the finalization of accounts of the year. बराबर है, ठीक है. Final dividend. Final dividend is the dividend recommended by the board, approved by the shareholder at the AGM after close of financial year. मतलब ये वाला फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 21-22 इसके बीच में डिक्लेयर होगा, और ये वाला फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 21-22 का ये खत्म होने के बाद डिक्लेयर होगा. राइट. अनाउंसमेंट. अनाउंसमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. रिकमेंड भी वही करता, डिक्लेयर भी वही करता. अनाउंस करता है बीओडी, अप्रूव्ड करते हैं शेयर होल्डर्स. Time of declaration: before preparation of financial statement, after preparation of financial statement. Revocation: it can be revoked with the consent of all shareholder. It cannot be revoked. याद रखना, declare होने के बाद फिर revoke allowed नहीं. Provision in article: it is declared only when the article permits the declaration. और फाइनल के लिए कोई भी आर्टिकल में प्रोविजन नहीं चाहिए. थोड़ा सा अलग है सेक्शन 123 से. हम बात करें शेयर्स, दो तरीके होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स. अब शेयर्स में भी एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. डिविडेंड क्यूमुलेटिव मतलब जिसमें डिविडेंड आप इस साल नहीं दे पाए बट आपका डिविडेंड कहीं नहीं जाएगा, वो कंपनी एक्यूमुलेट करती जाती है. नॉन क्यूमुलेटिव मतलब नो अरियर ऑफ डिविडेंड इन फ्यूचर इज पेबल. इक्विटी शेयर डिविडेंड होता है 123 के हिसाब से. प्रेफरेंस शेयर सेक्शन 43 क्या बोलता है भाई? प्रेफरेंस शेयर जिसमें आपको प्रेफरेंस होता है इक्विटी के कंपैरिजन में डिविडेंड एंड कैपिटल रीपेमेंट पहले लेने का. क्लासिफिकेशन: एक होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है? अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज वन इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच dividend gets accumulated and any area of such dividend arising due to the insufficiency of profit
during the current year is payable from the profit earned in the later year until and unless dividend on cumulative preference share is paid in full, including arrear if any, no dividend is payable on equity shares. और ये हमारा इक्विटी शेयर्स का कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ओवरऑल यहां तक हमने पूरी की पूरी बात की है सेक्शन 123, एंड याद रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सेक्शन 123 ही है डिविडेंड का। एग्जाम में सवाल इसमें से बनता है।